गुड आफ्टरनून, बीकॉम सेकंड ईयर, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, हमने इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए जिसमें हमने काइंड ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी और मुद्रा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी स्टैंडर्ड इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि भारतीय मुद्रिक प्रणाली क्या होती है, मुद्रा मान क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, फर्स्ट अगर मैं भारतीय मुद्रा प्रणाली की बात करूं तो तुम्हें पता होना चाहिए मुद्रा क्या होती है, भारतीय मुद्रा क्या होती है। रुपए में हम उसे माप करते हैं, रुपए हम लिखते हैं, मूल्य क्या होता है। भारतीय मुद्रा प्रणाली को हम सिंबल क्या होता है ये, या फिर हम इसमें लिखते हैं रुपी। ये 2 वर्ड हम यूज करते हैं भारतीय मुद्रा के लिए। ओके, अब यहाँ पर तुम्हारे को मौद्रिक शब्द का मान, मौद्रिक मीन्स होता है क्या है, मुद्रिक मतलब मॉनेटरी सिस्टम को समझना होगा। मॉनेटरी सिस्टम क्या होती है, तो मॉनेटरी सिस्टम मीन्स क्या हुआ, एक देश के अंतर्गत, ओके, एक देश के अंतर्गत, एक देश के अंतर्गत मुद्रा संबंधी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से, मुद्रा की जो व्यवस्था होती है, यानी मुद्रा कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, क्या उसकी प्राइस रहेगी, उस सब का जो अपन वर्णन करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं अपन, मुद्रा मान। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, मुद्रा यानी मौद्रिक प्रणाली। ओके, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मुद्रा की प्राइस, मुद्रा कैसे कैलकुलेट करोगे, मान कैसे निकालोगे, किस धातु में व्यक्त होगी मुद्रा तुम्हारी, राइट है ना। पहले मुद्रा का मान तुम कैसे निकालोगे, धातु कौन सी यूज करोगे मुद्रा को बनाने के लिए, क्या मुद्रा पत्र मुद्रा प्रचलित है तो कौन सी पद्धति से प्रचलित है वो तुम सब देखोगे, या फिर विदेशी मूल्य की किस प्रकार को निर्धारित किया जाता है। ये सब क्या है, मौद्रिक प्रणाली है। तो यानी कि हम जैसे कि कह सकते हैं कि इन समस्त बातों को देश अगर ध्यान रख रहा है, देश में वर्णन किया जाता है तो उसे बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली। समझ गए, पहला क्या होता है, मुद्रा का मान क्या है, देश में मुद्रा का मान क्या है। सेकंड क्या हो गया, मौद्रिक जो प्रणाली है तुम्हारे पास, मौद्रिक जो मुद्रा है वो किस धातु के रूप में तुम्हें स्वीकार है, तुम किस धातु की ले रहे हो। जैसे 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, किस धातु के रूप में तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर तुम पत्र मुद्रा की बात करते हैं तो पत्र मुद्रा कौन सी प्रचलन में है, किस धातु में प्रचलन में है, कौन सी उसकी पद्धति है जिसके कारण वो प्रचलित है। पत्र मुद्रा कौन सी प्रचलित है, धातु कौन सी हमारी पत्र मुद्रा की, कौन सी प्रचलित मुद्रा, रुपीस, इंडियन रुपीस कहते हैं ना, प्रचलित तो वही है ना, इंडियन रुपीस हमारी, तो वही चीज यहाँ पर पूछ रही है। ठीक है, तो यानी कि देश के अंदर विदेशी मुद्रा का तुम कैसे मूल्य निकाल रहे हो, तो ये सब क्या होगी, मौद्रिक प्रणाली, पूरी मुद्रा के रूप में इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। अब देखो यहाँ पर किस रूप में प्रचलित है, किस धातु के रूप में निर्धारित है, ये सब हम जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि वस्तुओं का अगर सेवाओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो वहां पर हम बात करते हैं कि विधिग्राही मुद्रा। विधिग्राही मुद्रा क्या होती है, यानी कि लॉ के द्वारा, यानी कि कानून के द्वारा जो एक्सेप्टेबल हो, जो हम स्वीकार्य हो, हम स्वीकार करते हो। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं कहूं तुम्हें कि तुमसे मैंने एक रेफ्रिजरेटर परचेस किया है और इसके अगेंस्ट मैं तुम्हें कहूं कि तुम गेहूं ले लो मेरे से, तो तुम क्या कहोगे कि ये मुद्रा जो स्वीकार्य नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, ये तो तुम मेरे अगर आइटम के बदले आइटम एक्सचेंज करो, मुझे तो मनी चाहिए। तो मैं अगर तुम्हें कहूं कि एक नकली पुराने 500 के नोट तुम्हें दे दूं, पुराने 500 1000 के नोट जो पुराने जो गवर्नमेंट ने बंद किए वो दे दूं, तो तुम क्या कहोगे कि सर ये तो बंद हो गए, अब हम क्यों लेंगे इसको। तो तुम कौन सा नोट लेना पसंद करोगे, जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो कानून के द्वारा प्रचलित है, कौन से 2000 के नोट, 500 के नोट जो भी न्यू आए, वो तुम कहोगे ये चाहिए मुझे। क्यों, क्योंकि तुम जानते हो कि ये अभी प्रचलित में है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, कानून के द्वारा भी जो प्रचलित में होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, विधिग्राही मुद्रा, यानी कि जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कानून के द्वारा जिसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कैश ना दे करके चेक देता हूं तो तुम क्या कहोगे, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि चेक भी हमारे को क्या एक्सेप्टेबल है, उसको भी हम चाहे तो बैंक में जाकर के कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये सब क्या होगी, विधिग्राही मुद्रा, यानी कि जिसको अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रूप में कैश में एक्सेप्ट कर सकते हो, उसे बोलते हैं विधिग्राही मुद्रा। यानी कि कानून के द्वारा, ग्राही मीन्स की एक्सेप्टेबल, प्रस्तुत लेने योग्य हो मुद्रा, उसे बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं एक देश कि प्रमाणित मुद्रा का मूल्य जिस वस्तु या मूल्यवान मुद्रा पर व्यक्त किया जाता है, यानी कि एक देश है जैसे भारत है, उसकी मुद्रा का मान, माप या मान कह सकते ना, अगर मैं किसी धातु के रूप में या किसी वस्तु के रूप में व्यक्त करता हूं तो उससे क्या बोलूंगा, मुद्रा मान बोलूंगा। जैसे कि अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करता हूं तो इंडियन रुपीस का मुद्रा मान क्या है,
इस वस्तु के रूप में लिखते हैं रुपीस, मुद्रा मान है, या फिर हम इसमें लिखते हैं मुद्रा मान है, हमारी क्या मुद्रा का मान है कि हम इसमें उसको माप कर रहे हैं रुपीस। हम ये तो लिखते हैं कि भारतीय रुपए, हम लिखते हैं रुपीस लिखे वाला लगता है भारतीय रुपीस है, या फिर हम ये साइन लगाते हैं तो लगता है कि ये मुद्रा मान है तुम्हारे इंडिया का, राइट है। अगर मैं ये लिखूं 5 लाख, तो ये 5 लाख तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ डॉलर का साइन लगा, डॉलर हो गया। अगर मैं चाहूं तो येन का साइन लगा, तो येन हो जाएगा। तो यानी कि मुझे अगर बताना है कि ये भारतीय मुद्रा है तो मैं क्या लिखूंगा, रुपीस लिखूंगा, या फिर ये साइन लगाऊंगा तो मतलब ये भारतीय मुद्रा है मेरी, राइट है। और या फिर मैं ये रुपीस का साइन है तो बताने के लिए कि रुपीस है, बट बाकी सात मुद्रा मान क्या होता है, तो रुपीस लिखो या फिर साइन लगाओ, वही मुद्रा मान है तुम्हारा, राइट है। डॉलर की होती है, डॉलर का साइन लग जाएगा आगे, वो बात हम डिस्कस करेंगे। ओके देखो, प्राचीन काल में जो उसमें मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था, तब हम क्या करते हैं, वस्तु को ही हम मुद्रा मानते थे। प्राचीन काल में जो पहले मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था, तब क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, वहां पर हम मुद्रा को नहीं जानते, हम वस्तु को ही जानते यही मुद्रा है और यही तुम्हारी एक्सेप्टेबल मुद्रा भी होती है। बट आज क्या हो गया कि वस्तु विनिमय का माध्यम नहीं चुना जाता है, बहुत कम चुनते हैं वस्तु विनिमय का माध्यम, आजकल बहुत कम चुनते हैं। सबको क्या चाहिए, कैश चाहिए, जिससे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, एक तो क्या होता है देखो समझो, तुमने वस्तु विनिमय ऑप्शन चूज किया है, तुम क्या कर रहे हो कि आइटम एक्सचेंज कर रहे हो, एक आइटम के बदले दूसरा आइटम ले रहे हो, जैसे कि गेहूं के बदले मक्की लेना, मक्की के बदले कुछ और चीज ले रहे हो, तो ये क्या हो गया, वस्तु विनिमय हो गया। अब तुमने वस्तु विनिमय करना है, सामने वाला सपोज तुम्हारे पास में 1 किलो सोना है और तुम्हें चाहिए कि अब मैं गेहूं खरीद लूं, ठीक है, तो तुम अब गेहूं खरीदने गए, तो अब वहां पर जिसके पास गेहूं है पहले, वो ये क्वालिटी नहीं देखता, वहां पर क्वालिटी क्या करे, अगर तुम्हें किसी का गेहूं ज्यादा है और तुम्हारे पास गोल्ड है, तो उसमें क्या होता है, गोल्ड के बदले गेहूं ले जाओ, राइट यार, ओके। तो वहां पर तुम यहाँ पर क्या क्वालिटी नहीं देखते कि गेहूं की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। आज का इंसान, आज का पर्सन क्या करता है कि तुम ऐसा करो, मुझे कैश दे दो, मुझे जो जरूरत होगी वो मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग, अपनी परचेसिंग पावर, मेरी जो प्राइस मेरे को सूटेबल प्राइस मिलेगी उस अकॉर्डिंग मैं उसे खरीदूंगा, किस दुकान से लगता है वो मेरे ऊपर स्वतंत्र हूँ मैं। बट पहले क्या था, वो बंद नहीं करता कि भाई अब जिसके पास है उसी के पास जाना हो मुझे, बाकी तो मुझे कोई केस देने वाला नहीं, सिर्फ आइटम देने वाले, तो मुझे जिस वस्तु की जरूरत होती है मैं उसी आदमी के पास चल के उस वस्तु को दूसरी वस्तु में एक्सचेंज करूंगा। बट अब क्या हो गया कि अपन क्या कर रहे हैं, मुद्रा के द्वारा, पत्र मुद्रा के द्वारा एक्सचेंज करके हमारी जो इच्छा हो वो खरीद रहे हैं, उस हमारी जो हमको जो अच्छा लग रहा है वो चीज़ हम कर रहे हैं। तो यानी कि अब क्या हो गया, तुम्हारे को मुद्रा वस्तु विनिमय का माध्यम हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखो अगला बात करते हैं कि मुद्रा मान के मुख्य तत्व क्या होते हैं, यानी कि मेन एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड, यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, हम किससे मुद्रा का मान करते हैं। तो पहले देखते हैं, देश में अपरिवर्तनशील मुद्रा का चलन होता है, यह मुद्रा ही अपरिमित वृद्धिग्राही मूल्य मुद्रा के रूप में कार्य करती है। यानी कि पहला हो गया कहते हैं अपरिवर्तनशील, यानी कि तुम्हारे को जैसे कि हम कहते हैं वह मुद्रा जो परिवर्तनशील नहीं हो, जैसे रुपीस तुम्हारी परिवर्तनशील है क्या, ऐसा तो नहीं हर साल रुपीस का साइन चलता है, रुपीस की वैल्यू चलती, 500 रुपए की नोट 10 दिन बाद देखोगे तो भी 500 रुपए की नोट गिलाएगी, 1000 दिन बाद देखोगे तो भी 500 रुपए की नोट गिलाएगी। बट अगर चेंज हो तो तुमने आज 500 रुपए रखे, निकल हो सकता है कि वो 200 रुपए हो जाए, तुम क्या करोगे कि जिस दिन वो ली उस दिन उसको खर्च करना स्टार्ट कर दोगे, कोई उसको बचाएगा नहीं। क्यों नहीं बचाएगा, कि जानता है कि अगर 10 दिन में रखने के लिए 200 में गड़बड़ होने वाली है, नुकसान वाला है, क्या करो आज ही खर्चा करो इसको, है ना। तो यानी कि क्या हो गया, अपरिवर्तनशील रहती है मुद्रा की, जो मुद्रा का जो पत्र है, पत्र मुद्रा है वो चलन में होती है, वो अपरिवर्तनशील रहती है, कभी उसका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने 500 रुपये मोदी जी ने बंद किए, 500 1000 के नोट, तब उन्होंने तुमको ऐसे तो बंद नहीं करते डायरेक्ट कि कल से बंद जाओ मत जाओ, उन्होंने तुमको टाइम तो दिया है ना कि जो तुम्हारे पास है उनको तुम बैंक में डिपॉजिट कर लो, राइट। ऐसा तो नहीं कहा कि जो है तुम्हारे पास रखो, अब कुछ नहीं लेंगे हम, तो तुम्हारी जानो भले जलाओ उनको,
ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने क्या कहा कि तुमको टाइम दिया 3-4 महीने दिए कि तुम चाहो तो ये तुम्हारे पास है तो उसको बैंक में डालो जिससे तुम्हारे को न्यू। तो ये क्या हो गया कि जो तुम्हारा मुद्रा चलन होती है वो कभी अपरिवर्तनशील ही रहती है, परिवर्तनशील नहीं होती है, यानी कि ये नहीं कि वो हर कभी चेंज रहे। ओके, फर्स्ट क्या हो गया, अपरिवर्तनशील। पत्र मुद्रा का मूल्य स्वर्ण अथवा किसी धातु में निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। पत्र मुद्रा जो तुम्हारी नोट है उसको अपन ये नहीं कह सकते कि गोल्ड या किसी धातु से निश्चित करते हो। जैसे कि 100 रुपए का नोट है तो क्या इसको तुम सोने के रूप में, सोने के अकॉर्डिंग इसको वैल्यूएशन करते हो क्या इसकी? नहीं ना। 100 रुपए का नोट तो 100 रुपए का नोट ही कहलाएगा, वो किसी धातु के रूप में उसका मूल्य निश्चित नहीं कहता है। ये नहीं कि मैंने लिख दिया 100 रुपए का नोट है यानी कि तुम्हारा 10 ग्राम क्या हो गया, गोल्ड हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना। 100 रुपए का नोट 100 रुपए का नोट ही कहलाएगा, वो 10 ग्राम गोल्ड से उसे अपन वैल्यूएशन नहीं करेंगे। तो पहला क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, पत्र मुद्रा का मूल्य कि स्वर्ण या किसी अन्य धातु से निश्चित नहीं किया जाता है, तो उसमें खुद का मूल्य सेपरेट होता है, ठीक है, स्वयं ही वो निर्धारित करता है, स्वयं निर्धारित होता है, ठीक है। अगला क्या हो गया, पत्र मुद्रा को स्वर्ण अथवा किसी बहुमूल्य धातु में परिवर्तन करने की व्यवस्था नहीं होती है। पत्र मुद्रा को धातु या फिर स्वर्ण में परिवर्तन करने की व्यवस्था नहीं होती है। ये तो नहीं कह सकते तुम कि 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ तुमसे कहोगे इसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, कर सकते हो क्या? ये खुद अपने आप में गोल्ड नोट है। अगर हाँ तुम इससे गोल्ड खरीद सकते हो बट इसको गोल्ड में कन्वर्ट करके नहीं ले सकते हो कि भाई 100 रुपए का तो मुझे सोने का नोट दे, ये तू कर दे, समझ क्या? नहीं ना। तो ये सब क्या है, मुद्रा मापन के लिए क्रय विक्रय तो क्या ऐसा था, बट उसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि गोल्ड में कन्वर्ट कर दे कि ये गोल्ड बना दे। 5000 का नोट 2000 का नोट पड़ा हुआ है कि नया नया नोट है, गवर्नमेंट बंद करने वाली है, तो सरकार इसको 2000 के नोट को गोल्ड के नोट में कन्वर्ट कर दे, हो सकता है नहीं ना। अगला क्या हो गया कि पत्र मुद्रा का नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा, यानी कि सेंट्रल बैंक, तुम्हारा कौन सा सेंट्रल बैंक? एसबीआई, सॉरी सेंट्रल बैंक तुम्हारा है आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई तुम्हारा कौन सा है? सेंट्रल बैंक है, जो क्या करता है, बैंकिंग प्रणाली को, बैंकिंग को क्या करता है, गवर्न करता है। सारे के सारे जो बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनकी गाइडलाइंस तैयार करता है, उनको लाइसेंस देता है, तुम्हारे कस्टमर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये कौन करता है? आरबीआई करता है। यानी कि सेंट्रल बैंक एक तरह से स्वतंत्र रूप से पत्र मुद्रा का नियंत्रण करता है। गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक की शुरू होती है तुम्हारी नोट सारे, और तुम्हारी फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो 1 और 2 के सिक्कों का काम वो करती है, बाकी नोट का काम सेंट्रल बैंक करती है, ताकि मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। अगर हर कोई मूल्य अगर नोट इशू करने लग जाएगा तो क्या होगा, मूल्य में स्थिरता नहीं रहेगी। खाली ओनली सेंट्रल बैंक के पास ये राइट है कि वो नोट इशू कर सकती है, और समय समय पर पत्र मुद्रा की घटती बढ़ती रहती है। ओके, मुद्रा मान के लाभ, ये तो हो गए मुद्रा मान कैसे की जाती है। तो पहला क्या हो गया, मुद्रा अपरिवर्तनशील होती है, राइट है। सेकंड क्या हो गया कि मुद्रा को में स्वर्ण या किसी धातु में निश्चित नहीं होती है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि उसे परिवर्तित कर सकते हैं धातु या स्वर्ण के रूप में। अगला क्या हो गया, मुद्रा ओनली तुम्हारी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ही इशू करती है, कोई और इशू नहीं करता है। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम की, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो पहला बेनिफिट क्या होता है, अधिक लोचशीलता। अधिक लोचशीलता यानी क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई तुम्हारे को, जैसे कि अगर मैं कहूं कि लोचशीलता मीन्स क्या हुआ कि फ्लेक्सिबल। अगर तुम्हारे पास में मनी की बात करते हैं, मनी अगर अधिक लोचशील रहती है तो इसका क्या हुआ कि तुमको कभी भी आर्थिक विकास में अगर अधिक लाभ की जरूरत रहती है, लाभदायक रहती है, तो संकुचन, जब देश में मंदी आती है तब उसको कवर करने के लिए भी उसी मनी का यूज किया जाता है। समझ रहे हो, अगर मनी तुम्हें लाभ दे रही है तो तुम्हारे लॉस को भी तो कवर कर रही है, तो क्या हो गया, अधिक लोचपूर्ण लोचशील है कि तुम्हें जब लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेगी, उसके माल मूल्य में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी एकदम। बट अगर जब देश में कमी आ रही है, रेसेशन आ रहा है, रेसेशन यानी कि कह सकते हैं कि मुद्रा की वैल्यू में कमी हो रही है, तो वो अधिक जल्दी से क्या होती है,
मूल्य में कमी कर देती है। तो क्या हो गया इससे कि ये लोचशील है कि चाहूं जैसे अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्या हो गया स्वर्ण मान का अपनाया जाना संभव नहीं, यानी क्या हो गया कि वर्तमान की परिस्थिति स्वर्ण मान मीन्स क्या होता है, स्वर्ण मान संभव होता है कि मुद्रा की मात्रा को एक देश अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाए या बढ़ाए। स्वर्ण मान क्या हो गया, अतः एक देश के आर्थिक विकास में नहीं है स्वर्ण मान की भूमिका। जैसे कि मैं कहूँ कि भारत को अगर अपना डेवलपमेंट करना है या फिर किस टाइप को भी आर्थिक विकास करना है तो क्या करता है, अपनी अकॉर्डिंग भारत ही डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करती है मुद्रा की वैल्यू को, मनी की वैल्यू कितना घट रही है कितना बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, इससे क्या हो रहा है, स्वर्ण मान को अपनाया जाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है कि ये नहीं कि गवर्नमेंट ये कहते हैं, रिजर्व बैंक ये कहते हैं आज हमारी मनी की वैल्यू 200 रुपये है, कल हमारी मनी की वैल्यू 100 रुपये रहेगी। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। वो तो क्या होती है इंटरनेशनली बैंक के द्वारा ही की जा सकती है। तो यानी कि जितनी तुमने मुद्रा लोन की है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, योजनाओं के अकॉर्डिंग, या फिर कह सकते हैं कि तुम्हारी जो इंटरनेशनल जो फॉरेन कंट्रीज होती है उनके अकॉर्डिंग, उनकी मनी के अकॉर्डिंग तुम्हारी परचेसिंग पावर, जो मनी की परचेसिंग पावर उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि मुद्रा का मान होता है। ऐसा नहीं है कि अपन खुद रिजर्व बैंक कहते हैं कि आज मेरी मुद्रा की मनी 100 रुपये, आज मेरी मुद्रा की मनी 200 रुपये, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, इसका बेनिफिट हुआ कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड होगा, यानी कि स्टैंडर्ड है, यानी कि तुम्हारा ये कह सकते हैं कि कानून बना हुआ है। तो इसके अगेंस्ट केंद्रीय बैंक किसी भी कोई भी सेंट्रल बैंक है वो अपने देश की मुद्रा का मूल्य नहीं निकाल सकता। ओके, अगला क्या हो गया, सरकार के लिए उपयोगी कोई भी अगर न्यू कानून ला रहे हैं या फिर कोई नई योजनाएं लाए हैं या फिर कुछ न्यू डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया तो वहां पर सरकार को अगर फंड की आवश्यकता है, किसी टाइप कोई भी कह सकते हैं कि क्रियाओं को करने के लिए, परिस्थितियों को निपटाने के लिए अगर कोई अमाउंट की आवश्यकता है तो वहां पर वो क्या कर सकती है, मुद्रा का यूज कर सकती है। अगला क्या है, मितव्ययी मीन्स क्या होता है कि मुद्रा हर एक के पास रुक जाती है, ऐसा नहीं गरीब के पास नहीं जाएगी या अमीर के पास ही जाएगी, सब कुछ बोलेगा। एक गरीब के पास भी मुद्रा बनी जाती है, रुपीज जाते हैं, और एक अमीर के पास भी जाते हैं। तो यानी कि मितव्ययी यानी क्या होगी, सभी के साथ में मिलनसार रहती है। ठीक है, अगला क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जगत में हलचल से मुक्त। अब क्या हुआ कि मुद्रा जो होती है वो तुम्हारे क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्रों से के हलचल से मुक्त, यानी कैसा नहीं है कि जिस दिन व्यापार नहीं हुआ या जिस दिन हुआ उस दिन मनी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, जिस दिन नहीं हुआ उस दिन मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं होगी, इसका कुछ नहीं। व्यापार से वो क्या होती है, अलग रहती है। वो क्या करती है, ओनली उसके प्रभावों से ही हम कह सकते हैं कि मुद्रा मूल्य घटता बढ़ता है। बट ये नहीं है कि उस जैसे कि अपन कह सकते हैं कि आज मैंने जरा सेल्स किए तो मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं करती है, व्यापारिक क्षेत्रों पर डिपेंड नहीं करती है। विनिमय दरों के निर्धारण में स्वतंत्रता, मुद्रा से मैं विनिमय दरों के निर्धारण में स्वतंत्र हूँ, यानी कि मेरे को अगर लगता है कि जिसकी वैल्यू कितनी लगानी है वो उस मुद्रा के अकॉर्डिंग मैं स्वतंत्रता से लगा सकता हूँ। जैसे कि तुम्हारे पास में किसी देश, तुम्हें अगर गोल्ड लेना है तो तुम क्या करोगे, मुद्रा के अकॉर्डिंग उसकी ऑटोमेटिकली दर लगा पाओगे। अगर तुम्हारे पास में गोल्ड लेने के लिए मुद्रा नहीं होगी, तुम विनिमय दर की गिरावट आती है तो उसके कारण क्या करोगे, उसमें लगा नहीं पाओगे। या फिर कहते हैं कि जैसे देखो मुद्रा की मूल्य में विनिमय दर क्या होती है, एक्सचेंज रेट मुद्रा, यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीस को डॉलर रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो उसकी जो प्राइस में कमी होती है। सपोज इंडियन रुपीस 58 रुपए का $1 बनता है, राइट है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 58 रुपए, भारत के 58 रुपए और फॉरेन का $1, तो यानी कि विनिमय दर में क्या हो गई, नियंत्रित हो गई। कि हो सकता है कल तुम्हारी 48 रुपए पर $1 हो, तो ये क्या हो गया कि मुद्रा की विनिमय दर में क्या हुआ, चेंज हुआ, कम परिवर्तन हुआ ना, कि पहले 58 रुपए थी 48 रुपए हो गए। हो सकता है कि कल तुम्हारी 62 रुपए हो जाए, ये भी होता है। तो यानी कि विनिमय दर में क्या होती है, चेंज होती रहती है। इससे क्या होती है, तुम्हारी मनी की जो वैल्यू है वो स्वतः ही सुधर जाती है, यानी कि तुम्हें उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इससे क्या होता है, जैसे कि तुमने आयात ज्यादा किया है, समझ रहे हो, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया है, तो इससे क्या होगा, जब तुम इंपोर्ट ज्यादा करोगे
तो तुम्हारा क्या होगा, पैसा देना होगा, राइट है। तो क्या होगी, तुम्हारी जो मनी है वो बाहर जा रही है, बाहर के देश में जा रही है। अब तुम्हें हो सकता है कि इंडियन रुपीज में तुम पेमेंट करोगे, बट फॉरेन जो बैंक जिसने तुम्हें सेल्स की है उसको तो फॉरेन में चाहिए डॉलर में, तो वो क्या करेगा, फॉरेन का बैंक में डिपॉजिट करेगा और वहां से वो डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएगा उसमें से वो, क्योंकि उसने जो प्राइस लगे होगी वो डॉलर के अकॉर्डिंग लगे होगी, इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग नहीं लगे होगी। तो तुम क्या पे करोगे, इंडियन रुपीज पे करोगे इसके अगेंस्ट, यानी कि अगर वो कहता है $1 का माल बेचा, तुम कितने दोगे, 58 रुपए उसे पे करोगे। और अगर होता है कि मैंने 58 रुपए का माल दिया है तो तुम कहोगे कि $1 मुझे उसे देना है, राइट है। तो यानी क्या हो गया कि ये एक तरह से स्वतंत्र होती है, यानी तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे को यहाँ पर क्या मिल रहा है, विनिमय दरों में निर्धारण में स्वतंत्रता रहती है, विनिमय दर के निर्धारण में स्वतंत्रता। मुद्रा संकुचन का भय नहीं रहता है। अब मुद्रा संकुचन क्या होती है, यानी कि मुद्रा की परचेजिंग पावर में कमी होना, मुद्रा के मूल्य में कमी होना, उसे बोलते हैं मुद्रा का संकुचन होना, यानी सुकुड़ना। मुद्रा क्या हो रही है, सुकुड़ रही है। अगर तुम ये कहोगे कि आज आज 58 रुपए के बराबर $1 हुआ और कल तुम्हारा 62 रुपए के बराबर $1 हुआ, तो क्या हो गया, मुद्रा की वैल्यू में क्या हुई, कमी हुई है, तो उसे बोलते हैं संकुचन, यानी कि कमी करना या फिर सुकुड़ना का भय नहीं रहता है, क्योंकि मुद्रा क्या हो गई तुम्हारी, स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण नहीं रहती है, तो यानी कह सकते हैं कि संबंध स्वर्ण से नहीं रहता है, इसलिए स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि स्वर्ण मान, अपन ने पढ़ा था ना अभी, स्वर्ण मान मीन्स क्या हुआ कि अगर तुम्हारा, जैसा कि स्वर्ण मान मीन्स क्या हुआ कि तुम्हारा देश ही तुम्हारी मुद्रा को, मनी की वैल्यू फिक्स कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देश अपने अकॉर्डिंग, नेता लोग अपने अकॉर्डिंग उस मुद्रा की वैल्यू फिक्स करेंगे। बट ये क्या हो गया, मुद्रा की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू हो रही है, कि कितना तुम्हारा मार्केट में चला, तुमने कितना परचेसिंग की है, कितना सेल्स की, उसके अकॉर्डिंग हो रही है, एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, तुम्हारी देश की आर्थिक कंडीशन कैसी, इसके अकॉर्डिंग मुद्रा की वैल्यू डिसाइड होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर तुम स्वर्ण मान नहीं रखोगे, स्वर्ण मान से संबंध नहीं रहेगा, यानी तुम्हारे जो देश के नेता लोग या फिर कह सकते हैं कि अगर तुम्हारा आर्थिक विकास के अकॉर्डिंग अगर तुम मुद्रा की वैल्यू फिक्स करोगे, तो इससे क्या होगा कि स्वर्ण मान रहता है, बट ये नहीं रहने से क्या होगा, मुद्रा का संकुचन का भय नहीं आएगा, मुद्रा में कमी नहीं आएगी। ओके, अगर है मंदी काल में अधिक उपयोगी, मुद्रा क्या होती है, मंदी काल जब कहते हैं, मंदी यानी कहते हैं ना, मंदी यानी रेसेशन आ गया, यानी कि मुद्रा में कमी होना, मुद्रा के मूल्य में कमी होना, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मंदी काल। और मंदी काल में मुद्रा सबसे उपयोगी रहती है, पता है ना, मंदी के काल में। तो ये सारे क्या हो गए, मुद्रा मान के लाभ, मुद्रा के मान, मुद्रा की अगर वैल्यूएशन नहीं निकाल जाए तो हमें क्या लाभ होंगे, निकल जाए तो ये सारे क्या हो गए, मुद्रा मान के लाभ। अगर मुद्रा मान नहीं निकाली जाए तो क्या क्या दोष हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मुद्रा मान के दोष क्या क्या होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे मुद्रा मान के डिफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ओके, और लास्ट पढ़ेंगे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में कि इंडियन मॉनेटरी सिस्टम क्या क्या होती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।